हेलो एवरीवन। तो हमने आपका लास्ट वीडियो में देखा था कि आपके पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, कैसे आई थी, क्या वो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमने आपके लास्ट वीडियो में कंप्लीट करी थी। अब जो अगला यूरोपियन पावर इंडिया आएगा पोर्चुगीज़ के बाद, मैंने आपको पहले एक सीक्वेंस बताया था पहले वाले वीडियो में, याद करने की कोशिश करो कौन सा था वो। तो वो थे आपके डच, है ना। तो मतलब अगली यूरोपियन पावर इंडिया में कौन आएगी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आपसे पूछा जाए डच कहाँ से आए थे, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे आपके डच। तो बेटा मैप को हम थोड़ा सा देखते हैं। मैप में हमने आपका देखा था कि ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला जो कंट्री था वो कौन सा था आपका? पोर्चुगल। जहाँ से कौन आए थे? वास्को डिगामा आया था, अल्बुकर्क आया था, अल्मीडा आया था। ये सारे गवर्नर के नाम हमने देखे थे ना। आपका जॉस जो था, जॉस बोस करके आए थे एक गवर्नर, है ना। मैनुअल आपका सिल्वा करके एक गवर्नर आया था जो लास्ट पोर्चुगल गवर्नर था। उसके बाद ये वाला जो कंट्री है वो कौन सा है कंट्री आपका? स्पेन है। स्पेन से वास्को डिगामा के बाद स्पेन से कोलंबस हमने देखा था कि कोलंबस जो है वो आपका कहाँ गया था, जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। कोलंबस कहाँ से बिलोंग करता था आपका? स्पेन से। स्पेन के बाद ये जो आपको कंट्री दिख रहा है ये है आपका फ्रांस, है ना। ये कंट्री कौन सा है आपका? फ्रांस। बेटा ये जो मैं आपको वर्ल्ड मैप बता रहा हूँ ना, वर्ल्ड मैप पे ये कंट्रीज आप याद रखोगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी में इन सारी चीज़ों से या मैपिंग से डील करते हैं, तो वो मैपिंग हम यहाँ पे साथ के साथ समझते जाएंगे ताकि ज्योग्राफी में हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली याद रहें और यहाँ पे भी हमें चीज़ें समझ में आए। उसके बाद देखो बेटा ये हाईलाइटेड सा पोर्शन है ना, ये हाईलाइटेड सा पोर्शन है। ये हाईलाइटेड सा जो पोर्शन था ये था आपका कौन सा देश, कौन सा कंट्री? नीदरलैंड। तो यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में जो एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? नीदरलैंड। नीदरलैंड को ही हम बोलते हैं हॉलैंड, और हॉलैंड से जो लोग आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डच। तो आपसे पूछा जाए डच जो हैं वो कहाँ से आए थे, कौन से कंट्री से आए थे? आंसर क्या होगा आपका? नीदरलैंड या हॉलैंड। ठीक है, चलिए। अब आपसे पूछा जाए कि भाई फर्स्ट डच कौन था जिसने इंडिया विजिट किया था। जैसे आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट पोर्चुगीज कौन था जिसने इंडिया विजिट किया था, तो कौन था आपका? वास्को डिगामा, है ना। वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज हु विजिटेड इंडिया। इंडिया आने वाला पहला पोर्चुगी कौन था आपका? वास्को डिगामा था। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई इंडिया आने वाला या इंडिया के साइड आने वाला पहला आपका डच कौन था, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे 1596 में कार्नीलियस हाउटमैन करके एक बंदा होगा, जो आपका कार्नीलियस हाउटमैन। वो सुमात्रा, सुमात्रा बेटा इंडोनेशिया का एक सबसे बड़ा आइलैंड है ना, हम याद रखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो सुमात्रा क्या है? इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो ईस्ट की तरफ इंडोनेशिया या इंडिया के आसपास आने वाला पहला जो डच पर्सन था वो कौन था आपका? कार्नीलियस हाउटमैन। कब आया हाउटमैन आपका? 1596 में कार्निलियस हाउटमैन जो है वो आपके सुमात्रा को विजिट करेगा। तो ये कंट्रीज पहले आपके कनेक्टेड से ही थे, है ना। ये पूरे आपका एज अ ट्रेड यूनिट जो है वो इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, ये कनेक्टेड से यूनिट थे। तो जितने भी आपके यूरोपियन पावर्स आएंगे ना वो इन सारे ही तरफ आपका विजिट करेंगे, है ना। तो हम याद रखेंगे कि फर्स्ट डच हु विजिटेड इंडोनेशिया या फर्स्ट डच हु कम्स टुवर्ड्स इंडिया वाज कार्निलियस हाउटमैन। अब ये कार्निलियस हाउटमैन आएगा, उसके बेसिस पे आपका डच में जाके या आपका हॉलैंड नीदरलैंड में जाके कंपनी बनेगी, है ना। तो पूछा जाए आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो हम याद रखेंगे कि नीदरलैंड में इसका एस्टैब्लिशमेंट होगा 1602 में। कब एस्टैब्लिशमेंट होगा? 1602 में। कहाँ हुआ? नीदरलैंड में। और ये इंडिया कब आई? इंडिया आएगी आपका 1605 में, है ना। तो ये फाउंड इंडिया में कब होगी? 1605 में। अच्छा, दोनों ईयर आप याद रखोगे क्योंकि इन दोनों ईयर के बेसिस पे आपका सीक्वेंस चेंज होता है ना। आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है कि इंडिया के अराइवल के बेसिस पे जो आपका सीक्वेंस है वो पहला पोर्चुगीज, दूसरा डच और थर्ड आएंगे ब्रिटिशर्स। ये अराइवल के सीक्वेंस में है। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मेशन, है ना, कंपनी का ओरिजिनल फॉर्मेशन, तो पहला आपका पोर्चुगीज, दूसरा आपका ब्रिटिश और तीसरा डच। यहाँ पे आपका जो है स्वाइप होते हैं, सेकंड और थर्ड जो है वो आपस में स्वाइप होते हैं फॉर्मेशन और अराइवल के बेसिस पे, है ना। तो ये हम याद रखेंगे। चलिए, तो डच जो है वो आपका 1605 में इंडिया आएंगे। अच्छा अब बेटा मेरे को यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमने देखा था पोर्चुगीज आए आपके इंडिया में 1498 में, और जो डच हैं वो इंडिया आएंगे आपका कब? 1605
1605 में। मतलब 100 ईयर, ऑलमोस्ट 100 ईयर आपको दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 ईयर तक कोई भी यूरोपियन कंपनी इंडिया में नहीं आ रही है। मतलब ऐसा क्या था कि पूरे यूरोप में आपने देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि 60% 60 टाइम प्रॉफिट हुआ था आपको, है ना, 600 टाइम्स, सॉरी 60 टाइम्स आपको प्रॉफिट हुआ, इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके बावजूद भी कोई यूरोपियन पावर इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर रही है। तो ऐसा क्या था कि कोई और यूरोपियन पावर अगले 100 ईयर तक इंडिया में आके ट्रेड नहीं करेगी? क्या सबको नहीं पता था कि आपके पोर्चुगीज जो हैं वो आपका इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, या इंडिया से वो इतना सामान ला रहे हैं जिसे वो वहां पे सेल करके इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना? या किसी और का मन नहीं था कि इंडिया में जाके वो ट्रेड करें? तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पोर्चुगीज की या आपके यूरोपियंस की एक पॉलिसी थी। वो पॉलिसी कौन सी थी? वॉर, ट्रीटी वॉर। जब भी आप ताकतवर होगे तब आप वॉर करोगे, और जब भी आप वीक होगे तब आप क्या करोगे? ट्रीटी। इसी वजह से हमने देखा था अल्मीडा ने आपका ब्लू वाटर पॉलिसी यूज किया था, जो क्या था? एक ट्रीटी था अरब्स के साथ। और उसके बाद उसने अपना दूसरा काम क्या किया था? पोर्चुगल नेवी को पावरफुल बनाया था। तो पोर्चुगल नेवी पावरफुल बनेगी, इतनी ज्यादा पावरफुल थी पोर्चुगल नेवी कि आपका, अगर आपके इंडिया का राजा, इंडिया का उस टाइम पे जो किंग हुआ करता था, अकबर्स हुआ करते थे, मुगल्स हुआ करते थे, तो मुगल्स के भी अगर शिप जाया करते थे तो वो पोर्चुगल नेवी को टैक्स देके जाया करते थे। इतनी ज्यादा पावरफुल थी पोर्चुगल नेवी उस पर्टिकुलर टाइम पे। और यही रीजन था कि 100 ईयर तक, ऑलमोस्ट 100 ईयर तक कोई और यूरोपियन पावर इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसी और यूरोपियन पावर को पोर्चुगल्स जो होंगे वो इंडिया आने ही नहीं देंगे। तो कोई भी पोर्चुगल के अलावा कोई भी यूरोपियन पावर इंडिया में स्टैब्लिश नहीं होगी। तो आपका 1605 में कौन आएंगे? डच। तो डच का पहला काम क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट काम वो क्या होगा? पोर्चुगल नेवी को चैलेंज करना, है ना? जब तक डच पोर्चुगल नेवी को चैलेंज नहीं करेंगे, डच पोर्चुगल नेवी को डिफीट नहीं करेंगे, उन्हें वीक नहीं करेंगे, तब तक डच इंडिया आपके नहीं आ पाएंगे। तो समझ में आया आपका ये 100 ईयर का गैप क्यों आता है और यूरोपियन पावर्स और पोर्चुगीज के बीच में? ठीक है। अब पूछा जाए आपसे कि भाई डच जो हैं, डच ने इंडिया में पहला ट्रेडिंग सेंटर है, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो आपका आंध्र प्रदेश की तरफ है मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। तो डच का जो पहली फैक्ट्री थी वो थी 1605 में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, है ना, पहली फैक्ट्री। इनकी कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे आपसे देखा जाए तो 1610 में ये एक लगाएंगे पुलीकट में, 1653 में लगाएंगे आपका चिनसुरा में, और फिर 1658 में इनकी अगली फैक्ट्री जो होगी वो कहाँ होगी? बालासुर में, है ना। तो ये डच की 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हम याद रखेंगे। कौन सी फैक्ट्रीज हैं? PCB, पुलीकट, चिनसुरा, बालासुर, है ना। तो याद रखेंगे कि डच के पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, डच के इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज पुलीकट, चिनसुरा, बालासुर। एक और आपसे पूछ लेता है, इन केस अगर आपसे थोड़ा सा पेपर को टफ करेगा तो आपसे पूछा जाए कि डच का बंगाल में भी कोई फैक्ट्री था क्या? तो आप याद रखना कि 1627 में पीपली, है ना, या फिर चलो मैं इसे थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। तो पीपली, ठीक है। तो पूछा जाए कि डच की बंगाल में कौन सी फैक्ट्री थी? तो डच की बंगाल में पहली फैक्ट्री थी पीपली में। तो ये आपका 3-4 फैक्ट्रीज आप जो है वो डच की याद रखेंगे। डच का और कोई मेजर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आपका इंडिया में नहीं रहेगा, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपका ब्रिटिशर्स का है, उधर पोर्चुगीज का है, और आपका बाद में फ्रेंच का होगा, है ना। तो यहाँ पे ये लोग आएंगे, कुछ फैक्ट्रीज खोलेंगे। कुछ फैक्ट्रीज खोलने के बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका जो एक एरिया था, जो था आपका कर्नाटक का एरिया, है ना। कर्नाटक वाला जो एरिया था, सॉरी, एक एरिया हुआ करता था जो एरिया था आपका बंगाल का। बंगाल के नवाब जो हैं वो चेंज होंगे, बंगाल के नवाब बनेंगे आपके सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो होंगे वो ब्रिटिशर से परेशान होंगे, तो सिराजुद्दौला डच से हेल्प मांगेंगे, बोलेंगे कि सर ऐसा करते हैं, हम दोनों आपका अलाय होते हैं, हम दोनों ज्वाइन करते हैं अपनी आर्मीज को, और हम लोग आपका वॉर करते हैं किसके अगेंस्ट में? आपका ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ब्रिटिशर्स को हम दोनों मिलकर डिफीट कर देंगे,
और जब हम दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देंगे तो यहाँ पे कंट्रोल किसका हो जाएगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा, है ना। और हम क्या करेंगे, आपको ट्रेड में हेल्प करेंगे। मतलब डच को ट्रेड में हेल्प करेगा आपका कौन, जो सिराजुद्दौला होगा, सॉरी जो आपका मीर जाफर होगा नवाब, किसका, बंगाल का। तो बंगाल का जो नवाब मीर जाफर होगा वो आपका हेल्प करेगा किसको, डच को ट्रेड में। इस तरीके का एक अलाय होगा। इस अलाय के बाद आपका एक बैटल होगा, ये दोनों की आर्मीज मिलेंगी, आपकी डच की और मीर जाफर की जो बंगाल का नवाब था, ये आर्मीज मिलेंगी और एक बैटल होगा, बैटल ऑफ बेदरा, है ना, 1759 में। 1759 में क्या होगा, आपका बैटल ऑफ बेदरा, है ना। ये बैटल ऑफ बेदरा जो है इसे बैटल ऑफ चिनसुरा भी बोला जाता है ना, बैटल ऑफ चिनसुरा। बैटल ऑफ बेदरा जो है, बैटल ऑफ बेदरा को बैटल ऑफ चिनसुरा भी बोला जाता है। बैटल ऑफ बेदरा को बैटल ऑफ चिनसुरा भी बोला जाता है। तो ये दोनों बैटल सेम ही नेम है आपका। तो 1759 में क्या होगा, बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिनसुरा। और इस बैटल में आपके जो ब्रिटिशर्स होंगे वो बहुत बुरी तरीके से डिफीट करेंगे किसे, डच को और मीर जाफर जो बंगाल का नवाब था उसे। और इस बैटल का आपका रिजल्ट क्या होगा कि आपका मीर जाफर का जो नवाब का पद होगा, नवाब की जो पोस्ट होगी वो उसे छोड़नी पड़ जाएगी। और जो डच होंगे, डच को इंडिया को लेफ्ट करना पड़ेगा। डच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी होगी, जिस ट्रीटी से डच जो है वो फोकस करेंगे इंडोनेशिया की तरफ। मतलब डच जो है वो आपका इंडिया को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, इंडोनेशिया। और ब्रिटिशर्स जो है वो फोकस करेंगे आपका कहाँ पे, इंडिया पे। तो इस तरीके की ट्रीटी होगी किसके बाद, आपका बैटल ऑफ बेदरा के बाद। यानी कि डच का जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इंडिया में है, जो कब से शुरू हुआ आपका 1605 से, वो कहाँ आके खत्म हो जाएगा आपका 1759 तक। मतलब डच का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खत्म। हमने देखा था कि आपके पोर्चुगीज का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस शुरू हुआ था 1498 में, और 1662 आते आते उनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो आपका ऑलमोस्ट नलिफाई हो गया था। तो यहाँ पे दूसरी भी जो आपका यूरोपियन पावर होगी उसे भी डिफीट कर देंगे आपके कौन, ब्रिटिशर्स, है ना। तो दो यूरोपियन पावर्स को ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया। डच से एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं, वो हम देखेंगे कि डच ने इंडिया में एक करेंसी चलाई थी। तो आपसे पूछा ये डच ने इंडिया में कौन सी करेंसी चलाई थी, या डच के जो इंडियन कॉइन्स से उनका नाम क्या था। तो याद रखेंगे पैगोडा कॉइन्स। तो पूछे जाए आपसे कि डच की इंडियन करेंसी का नाम क्या था, पैगोडा, है ना। तो डच स्टार्टेड पैगोडा कॉइन्स इन इंडिया। या एक लास्ट चीज और, आपने देखा था ब्रिटिशर्स जो इंडिया आए थे, है ना, या उससे पहले जो आपके पोर्चुगीज इंडिया आए थे, वो स्पाइसेस के ट्रेड के लिए आए थे, है ना। और आपसे पूछा जाए इंडिया में कॉटन के ट्रेड को इंपॉर्टेंस किसने दिया, तो आंसर रहता है आपका डच, है ना। डच गेव इंपॉर्टेंस टू कॉटन ट्रेड इन इंडिया। तो इतनी ही चीज आपकी बनती है डच से। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आप एक दो बार वीडियो को रिवाइज करेंगे, सारी चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी, है ना। चलिए मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे जो है आपका ब्रिटिश। थैंक यू।